बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है उसकी सूरत हाल, सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या जब इसराइल की तरफ से दोबारा सऊदी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी होगी तो उसे रोकने के लिए पाकिस्तान से तैयारे सऊदी अरब जाएंगे या सऊदी अरब में ही कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा जिसके तहत फिर जो इसराइली जारहियत है उसको सऊदी फिजाओं में दाखिल होते ही रोक दिया जाए, या फिर वो पहले हमला करके चले जाएंगे फिर हम बदला लेने जाएंगे और उसको दोनों मुल्कों पर हमला समझेंगे। ये वो अहम मामलात हैं, वो सवालात हैं, वो पूछे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पूरा मुआहदा है उसकी तमाम शिक्कें जो हैं वो खुफिया हैं, किसी को कुछ इल्म नहीं था कि इस मुआहदे में क्या है। पूरी दुनिया जो है इस पर तबसरे करने लग गई, लेकिन अब जो इसकी जुज़ियात सामने आई हैं, इस मुआहदे के अंदर है क्या क्या इसके वजूहात हैं कि दोनों मुल्क ये मुआहदा करने पर फार्मल जो मजबूर हो गए हैं, ये सारी जो तफसील है एक्सक्लूसिव वो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है वो खित्ते में एक बड़ी जंग की तैयारी है, जिसे आप अमेरिका चीन जंग भी कह सकते हैं। इस मुआहदे के जरिए पहली बार अमेरिका और चीन की जो टॉप क्लास दिफाई टेक्नोलॉजी है वो आपस में टकराएगी। ये टकराव किस किस की ख्वाहिश है और किस किस की ज़रूरत है और किस किस की मजबूरी है, आज ये पूरी एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे और उन 10 सुलगते सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे जो आलमी मीडिया में पिछले 48 घंटे से ज़ेरे बहस है, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन हसास सवालात का नाम लेना या उस हवाले से डिस्कस करना खतरा मोल नहीं ले रहा इस चीज़ का, या उसे जुर्रत नहीं है या उसका विजन नहीं है। ये आप खुद समझ लीजिएगा जब ये 10 सवालात आपके सामने आएंगे कि इन पर लोगों की नज़र क्यों नहीं गई। और जो आलमी मीडिया इस हवाले से डिस्कस कर रहा है, हमारा मीडिया, चूंकि इशू तो हमारा और सऊदी अरब का है, दो तरफा दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है, तो इन दोनों मुल्कों के मेन स्ट्रीम मीडिया का यह फ़र्ज था कि अपनी अपनी कौम को आगाह करते कि इस मुआहदे के तहत वो क्या रोड मैप है, वो क्या तरीक़ेकार है जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो पहले नाज़रीन ये 10 सवालात सुन लें, फिर आगे चलेंगे कि इनके जवाबात क्या डिस्कस हो रहे हैं, वो फिर एक एक सवाल का जवाब भी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपने एंड तक देखनी है और आपको समझ लें कि ये मुद्दतों याद भी रहेगी और इस सारे मामले को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पहला सवाल, पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट के नाम से किए गए इस मुआहदे में एग्रीमेंट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया और पैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इस फ़र्क को जहन में रखते हुए मुआहदे की जो असल नौइयत है वो क्या है। सवाल नंबर 2, सऊदी अरब पर इसराइली हमले की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब का दिफा क्या उन हथियारों और तैयारों के जरिए किया जाएगा जो सऊदी अरब ने अमेरिका और मगरबी ममालिक से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके खरीद रखे हैं, या फिर पाकिस्तान जो चीन से अपने दिफा के लिए खरीदे गए जो चीनी साख्ता मिसाइल और तैयारे हैं उनके जरिए इसराइल का मुकाबला करेगा, या फिर इस बड़े दिफाई पैक्ट में कोई ऐसी शिक शामिल है कि सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान चीन से अरबों डॉलर के जदीद तरीन नए जंगी तैयारे और नए मिसाइल खरीदेगा, और खुद पाकिस्तान के अंदर भी जो जदीद तरीन मिसाइल और जो दीगर हथियार हैं वो पाक फजाइया, पाक बहरिया और पाकिस्तान की जो बड़ी फौज है उन सब के साथ सऊदी सरजमीन पर तैनात किए जाएंगे। बड़ा अहम सवाल है दूसरा नाज़रीन। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि मुआहदे पर इमरान खान से रजामंदी क्यों लेना पड़ी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस पैक्ट को हतमी शक्ल देने से पहले अडयाला जेल में
عمران خان سے بھی رضامندی حاصل کرنے کی شرط کیوں رکھی اور کپتان نے اس حوالے سے رابطہ کیے جانے پر کیا جواب دیا؟ چوتھا سوال، پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے موقع پر خاص طور پر نواز شریف پاکستان سے باہر کیوں بھیجے گئے اور وہ لندن میں کیوں مقیم رہے اس دوران؟ پانچواں سوال، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے فوری بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ کے طویل دورے پر کیوں جا رہے ہیں اور دورہ انتہائی نازک صورتحال کیوں اختیار کر گیا ہے؟ چھٹا سوال، اسرائیل نے حملہ تو قطر پر کیا تھا، دفاعی معاہدہ تو پھر قطر کو کرنا چاہیے تھا، پاکستان کے ساتھ کرتا یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ، لیکن یہ ہنگامی دفاعی معاہدے کی ضرورت سعودی عرب نے کیوں محسوس کی؟ اس میں کیا راز ہے؟ ساتواں سوال، کیا معاہدے کے تحت سعودی عرب بھی پاکستان پر حملے کے موقع پر ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کیونکہ معاہدہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور سعودی عرب پھر کس انداز میں پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا؟ آٹھواں سوال، پاکستان پر افغانستان کی طرف سے جو پراکسی جنگ مسلط ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہر ماہ درجنوں فوجی افسر و جوان اور عام شہری شہید ہو رہے ہیں، اس جنگ میں یا اس حوالے سے مزید شدت آنے پر سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے گا، اور اگر وہ ساتھ دے گا تو اس ساتھ کی نوعیت کیا ہوگی؟ نواں سوال، پاکستان اور سعودی عرب کے اس معاہدے پر بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا رد عمل کیا ہے؟ کیا خطے میں چینی اور امریکی دفاعی ٹیکنالوجی کے درمیان تجرباتی جنگ کا ایک اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے اور خود امریکہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے، اور عالمی طاقتوں کے اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں؟ 10واں سوال، پاکستان اور سعودی عرب میں اس دفاعی معاہدے پر ایران، ترکی، افغانستان سمیت دوسرے ہمسایہ اسلامی ممالک کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس معاہدے کی تشکیل میں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کیا خفیہ کردار ہے؟ ناظرین، ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش سے قبل ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اور یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لاتا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے ٹک ٹاک چینل کو فالو نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ اس میں بہت اہم معلومات دی گئی ہیں ان سوالات کے جوابات کے دوران، اور ہماری ٹائم لائن پر موجود اگر کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ چراغ سے چراغ چلتا ہے۔ تو اب ناظرین سوالات کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب سن لیں کہ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے لیے ایگریمنٹ کی بجائے پیکٹ کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ دو حکومتوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ دو ریاستوں کے درمیان ہے۔ پیکٹ جو ہوتا ہے ناظرین وہ عالمی سفارتی قوانین کے مطابق ایگریمنٹ سے بہت اونچے درجے کا معاہدہ ہوتا ہے، جس طرح جب نیٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے سوویت یونین کی سرکردگی میں مشرقی یورپ اور دوسرے ممالک نے ایک جوابی دفاعی معاہدہ کیا تھا تو اس کو بھی وارسا ایگریمنٹ کی بجائے وارسا پیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ ناظرین، پیکٹ میں دونوں ممالک یا تمام ممالک جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتا ہے ان سب کے لیے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن پیکٹ پر عمل درآمد کی ذمہ داری پر پوری شدت سے عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیکٹ کو عام طور پر متعلقہ ملک کی جو سب سے بڑی قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے یعنی پارلیمنٹ، اس سے منظوری کے لیے بھی پیش کیا جانا لازم ہوتا ہے۔
इस मुआहदे की शिकों को चूंकि खुफिया रखा गया है, इसलिए अब देखना यह है कि हुकूमत इसे पार्लियामेंट में पेश करती है या नहीं, और अगर पेश करती है तो क्या इजलास इन कैमरा होता है या ओपन होता है। दूसरे सवाल का जवाब नाज़रीन ये है कि सऊदी अरब समेत अरब ममालक ने मजमूई तौर पर अमेरिका और मगरबी ममालक से अरबों खरबों डॉलर के इंतहाई जदीद हथियार खरीद रखे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये तमाम जदीद हथियार ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए लिए गए थे। इसराइली हमले के मुकाबले के लिए अरब ममालक की अफवाज को बुनियादी तौर पर डिज़ाइन ही नहीं किया गया। इसराइल ने जिस मुल्क पर भी हमला किया उसे अमरीकी सरपरस्ती और अमरीकी फौजी इमदाद हासिल रही। अमरीका ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इसराइल को जो टेक्नोलॉजी फराहम कर रखी है उसने, वो अरब ममालक को दी गई दिफाई टेक्नोलॉजी से एक दर्जा ऊपर की होती है हमेशा। इसलिए अरब ममालक के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि जब अमेरिका, इसराइल और नेटो तीनों मिलकर उन्हें सबक सिखाने के लिए कोई कार्रवाई करें तो वो खुद को अमेरिका और नेटो ममालक के दिए गए हथियारों के जरिए इस हमले को रोक सकें। जिनसे आपने हथियार लिए हुए हैं उनके हमले को आप कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके हथियारों के कोड उनके पास हैं और सब कुछ उन्हीं के पास है। सॉफ्टवेयर उन्हीं के दिए हुए हैं, वो आपके हथियारों की एक एक लोकेशन से, उसकी हर सलाहियत से आगाह है। वो आपको वो हथियार इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे, बल्कि मुआहदे में भी ये शिक शामिल होती है। तो नाजरीन, अब अमरीकी और नेटो हथियारों से भले बहुत जदीद तरीन हथियार हैं मुत्तहदा अरब अमारात के पास, कतर के पास या सऊदी अरब के पास, लेकिन वो इसराइल से मुकाबले के लिए काम नहीं आ सकते या इस्तेमाल किए ही नहीं जा सकते। एक ही झटके में अमरीकी मुसल्लह अफवाज को जो सऊदी अरब वाले हैं या कतर वाले, अब वो इस सारी सूरत हाल से कैसे निकले? वो तो एक दलदल में फंस गए हैं। अब वो एक ही झटके में अपनी सारी टेक्नोलॉजी को चीन की टेक्नोलॉजी पर या किसी और मुल्क की टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तो कई दहाइयाँ चाहिए उस मुल्क से। आपने अगर टेक्नोलॉजी लेनी है, जदीद हथियार लेने हैं, तो इसका अब दरमियानी रास्ता ये निकाला है सऊदी क्राउन प्रिंस ने। ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान जो पहले से चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है वो ये जिम्मेदारी संभाले, लेकिन एक मसला ये है कि पाकिस्तान के पास मौजूद जो JF-17 थंडर और J-10C तैयारे हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि पाकिस्तान उन्हें भारत से ख़तरे के मुकाबले के लिए अपने मुल्क में भी तैनात करे और उन्हें फिर सऊदी अरब में भी तैनात करे, क्योंकि भारत के पास भी तैयारों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसराइल के पास भी तैयारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उन दोनों के तैयारों के मुकाबले में तो पाकिस्तान के तैयारों की जो मजमूई तनासब है वो बड़ी मुश्किल से 20-25% बनती है। तो इसलिए इस थोड़ी सी तादाद को दोनों तरफ तैनात नहीं किया जा सकता। इसलिए अब फैसला ये किया गया है, ज़राए का दावा है, जो खुफिया शिक्के हैं इस मुआहदे की, उनके ज़राए का ये बता रहे हैं कि अब चीन से हंगामी तौर पर अरबों डॉलर मालियत के कम अज कम 100 जदीद तरीन तैयारे और हजारों मिसाइल खरीदे जाएंगे और पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले जदीद मिसाइल भी उसमें शामिल होंगे। और ये सारा जदीद तरीन असलहा सऊदी अरब में 2 एयर बेसिस पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की नेवी और बर्री फौज के 70,000 अफसर व जवान, यानी फ़ज़ाइया पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तान की बर्री फौज, 70,000 अफसर व जवान सऊदी अरब में तैनात किए जाएंगे। 2 एयर बेसिस जो इसराइल के और उर्दन के करीब हैं वो इनके हवाले किए जाएंगे, और फिर ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा, तबूक और जद्दा के जो साहिली इलाके हैं उन पर जो पाकिस्तानी बहरिया है वो भी तैनात की जाएगी, और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया भी और बरी फौज भी, और जो उर्दन का बॉर्डर है उसके साथ भी कम अज़ कम 70,000 के करीब जो पाकिस्तानी फौज है वो तैनात की जाएगी। और इसका सारा जो बजट है वो सऊदी अरब देगा, और ये जो अरबों डॉलर के
तैयारे हैं और जदीद मिसाइल हैं, उनकी कीमत भी सऊदी अरब अदा करेगा। यूं इस अरेंजमेंट पर भारी सरमायाकारी मुतवक्के है, लेकिन वो सरमायाकारी पाकिस्तान ने खर्च नहीं करनी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि मजमूई तादाद जो पाकिस्तानी फ़ौज की है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन 70,000 ने छुट्टियों पर भी आना हुआ करेगा, तो उनके लिए फिर कम अज़ कम 20-30 हज़ार ऐसा फौजी भी होंगे कि जो छुट्टियों के दौरान, यूं ये 1 लाख फौज पाकिस्तान को मजीद तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें पायलट भी होंगे, जिसमें बहरिया भी होगी, जिसमें मिसाइल फोर्स भी होगी और जिसमें बड़ी फौज भी होगी, और इनके लिए टैंक और दूसरी रेजिमेंटें, सारा जो, चूँकि सब असला जो है वो पहले वहाँ पर खित्ते में अमरीकी असला है, तो इसलिए टैंक जो है वो भी पाकिस्तान से जाएंगे और चीन से जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और जो दूसरा ज़मीनी असला है वो भी पाकिस्तान से और चीन से जाएगा। यूं नाज़रीन, जो पाकिस्तान की फ़ौज की मजमूई ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। हमारे पास जो तैयारे हमारे पायलटों के पास या हमारी एयरफोर्स के पास होंगे, वो अगर इस वक्त जदीद तरीन तैयारों की तादाद 300 है तो वो 400 हो जाएगी, अगर वो इस वक्त 200 है तो वो 300 हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो बड़ी चंद सालों यानी 2-4 सालों के अंदर ही पड़ जाएगा। तो इसलिए भारत परेशान है कि पाकिस्तान की फ़ौज इतनी तेज़ी से न सिर्फ खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ा लेगी, बल्कि उसकी मजमूई ताकत भी बढ़ जाएगी। ये मुआहदा नाज़रीन चूँकि पैक्ट है और 2 हुकूमतों के दरमियान नहीं है, अब तीसरे सवाल का जवाब है ये, बल्कि 2 रियासतों के दरमियान है, इसलिए सऊदी अरब ने ये शर्त भी रखी कि हुकूमत पाकिस्तान इस मुआहदे की अपोजिशन जमातों से, ख़ास तौर पर इमरान खान से भी मंजूरी ले। इस पर इमरान खान से अडियाला जेल में खुफिया राब्ता करके उनकी रजामंदी भी हासिल की गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। और मुआहदे की शिक्कों के हवाले से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद में भी लिया गया है। ये जो शिक्के हैं वो उनके इल्म में है, नोटिस में है। नाज़रीन, चौथे सवाल का जवाब यह है कि शरीफ खानदान चूँकि हर मरहले पर डबल गेम करता है, इसलिए भारत और अमेरिका के रद्द-ए-अमल के खदशे को सामने रखते हुए फैसला ये किया गया कि नवाज शरीफ का किरदार ये होगा कि वो इस मुआहदे के वक्त मुल्क से बाहर रहेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल अमेरिका की तरफ से आने की सूरत में नवाज शरीफ को फिर आगे करके एक नई गेम डाली जाए और लंदन प्लान 2 जो इस मुआहदे की वजह से बढ़ गया है अमली तौर पर, जिस काम के लिए वो गए थे वो अभी अधूरा रहेगा, इसलिए फिर एक नई स्ट्रेटजी तय की जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। अमेरिका और सदर ट्रंप चूंकि इस मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल भी जाहिर कर सकते हैं, ये 5वें सवाल का जवाब है। इसलिए मुआहदे के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल आसम मुनीर भी अमेरिका जा रहे हैं और वो अमेरिका को मुतमिन करने की कोशिश करेंगे। दूसरे, इस मुआहदे का जनरल आसम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन से भी लिंक है। अब देखना यह है नाज़रीन कि इस तनाजुर में वहाँ से क्या मंजूरी मिलती है। इसलिए अगले जो 10 रोज़ हैं वो मुल्क की सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और हम उनसे आपको आगाह रखेंगे। छठे सवाल का जवाब यह है कि जो हमला है वो बज़ाहिर इसराइल ने कतर पर किया, लेकिन असल में इस हमले से सऊदी अरब की जो फौजी ताकत है उसका गरूर जो है वो खाक में मिल गया है, क्योंकि इसराइली तैयारे हजारों किलोमीटर का फासला सऊदी अरब की एयर स्पेस पर से तय करके कतर पहुंचे और फिर वहां से वो वापस गए। यूं वो कई घंटे सऊदी फिजाई हदूद में रहे, लेकिन सऊदी अरब की फिजाइया को उन्हें रोकने या उनके काम में मुदाखलत की इजाज़त अमेरिका की तरफ से नहीं थी, क्योंकि सऊदी अरब का 100% इन्हसार अमेरिका व नेटो ममालिक की दिफाई टेक्नोलॉजी पर है। इसलिए ये हमला कतर के साथ साथ सऊदी अरब के लिए भी इंतहाई अलार्मिंग बन गया है और इसे मुतबादल ऑप्शंस की तरफ जाने पर सोचना पड़ा। कतर ने पाकिस्तान के साथ रियासत दिफाई मुआहिदा इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके तुर्की के साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए इम्कान ये है कि कतर और तुर्की में अनकरीब अब ऐसा ही दिफाई मुआहिदा हो सकता है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है।
7वें सवाल का जवाब यह है नाज़रीन के मुआहदे के तहत पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब भी हमारी मदद को आएगा। इस शिक की वजह से अब भारत को पाकिस्तान पर हमले से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिफाई हवाले से न सही इक्तसादी हवाले से सऊदी अरब भारत को शदीद दबाव में ला सकता है। 8वें सवाल का जवाब यह है कि इस मुआहदे की वजह से अब सऊदी अरब को अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर शदीद दबाव डालना पड़ेगा कि वो TTP और BLA की सहूलतकारी बंद करे, ताकि पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से फारिग हो। इनकी यहाँ से जान छूटेगी तो वो सऊदी अरब के दिफा पर तवज्जो दे सकेंगे। 9वां सवाल सबसे नाजुक सवाल, इस मुआहदे से भारत, अमेरिका और इसराइल का जो रद्द-ए-अमल है वो अभी चंद हफ्तों के अंदर सामने आ जाएगा। ज़राए का दावा है कि अमेरिका और चीन आपस में बराह रास्त लड़ने से पहले पहले अपनी अपनी जंगी टेक्नोलॉजी का एक छोटी जंग में तजर्बा करना चाहते हैं, अमली वार फील्ड एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से रूसी और अमेरिकी जंगी टेक्नोलॉजी में तसादम का तजर्बा यूक्रेन में जारी है। पाकिस्तान और भारत की जंग भी चीन और मगरब की जंगी टेक्नोलॉजी का रियल वार एक्सपेरिमेंट था, जिसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने अपने मसनूई सैयारों के जरिए लाइव वॉच किया। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में चीनी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में फ्रांस और रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और शिकस्त खा गई। दुनिया के किसी मैदान जंग में अभी तक जो आला तरीन चीनी टेक्नोलॉजी है और आला तरीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, दिफाई टेक्नोलॉजी, अब तक वो डायरेक्ट तसादम के तजर्बे से नहीं गुजरे। दुनिया में अब दो ही मकाम है कि जहां अमेरिका ये तजर्बा कर सकता है, एक ताइवान में और दूसरा इसराइल में। लगता यह है कि अब अमेरिका ने बरास्ता इसराइल ये तजर्बा करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान व सऊदी अरब को चीनी टेक्नोलॉजी के जरिए बरसरे पैकार होने का मौका देना खुद अमेरिका की भी ख्वाहिश है। इस जंग के जरिए दुनिया की जो दोनों बड़ी दिफाई टेक्नोलॉजीज हैं उनको तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले परखना अमेरिका की भी अशद जरूरत है और खुद चीन की भी अशद जरूरत है। अब देखना यह है नाजरीन कि दोनों आलमी ताकतें अपने अपने घोड़ों यानी इसराइल और पाकिस्तान पर अपनी जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी का 100% या 70% या 80% कितना आश्कार और निछावर करती हैं, ताकि आलमी सतह पर अपनी टेक्नोलॉजी की धाक बिठा सकें। आखिरी सवाल का जवाब नाजरीन, अगर पहले वाले हालात होते तो सऊदी अरब के साथ इस दो तरफा दिफाई मुआहदे पर ईरान मनफी रद्द-ए-अमल दे सकता था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब में सुलह करवा दी है। दूसरे, ईरान हालिया जंग में इसराइल के हाथों अपनी प्रॉक्सीज के ताख्तो ताराज हो जाने के सदमे से दो चार है। इसलिए पाकिस्तान के बजरिया सऊदी अरब इसराइल के सामने खड़ा होने से ईरान भी इत्मीनान का सांस लेगा, क्योंकि इस तरह इसराइल की तवज्जो ईरान से हटकर सऊदी अरब और पाकिस्तान पर मरकूज हो जाएगी और ईरान को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। तुर्की इस मरहले पर शाम और कतर में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा सकता है और अफगानिस्तान पर तमाम इस्लामी ममालिक का दबाव बढ़ेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार में शरीक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म TTP और BLA को दी गई सहूलतें वापस ले। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को गैर सरकारी फौजी इत्तेहाद से सरकारी फौजी इत्तेहाद की तरफ लाने में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का इंतहाई अहम किरदार है और चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी को बरास्ता पाक फौज सऊदी अरब के दिफा के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने ही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जहन बनाया। लेकिन एक इंतहाई नाजुक मरहला और आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।